नमस्कार साथियों, मैं असलम अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एडी एडू लर्निंग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले हमारी 2 वीडियो चैप्टर 1 से रिलेटेड ही आ चुकी हैं, संविधान क्यों और कैसे। जिसके अंदर एक वीडियो के अंदर हमने बात करी थी संविधान क्या, क्यों और कैसे, 3 मुद्दों के ऊपर हमने बात करी थी। उसके बाद हमने अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करी थी संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान के कार्य क्या हैं। आशा करता हूँ आपने वो दोनों वीडियो देखी होंगी। अब उसी पंक्ति में आपके साथ आज मैं जुड़ा हूँ चैप्टर नंबर 1 के ही पार्ट 3 के साथ, जिसके अंदर हम आज बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान कौन कौन से। आज हम इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटिश संविधान। जैसा कि हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था, जिसके बाद से ही हमारा 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान जो है वो देश को समर्पित हो गया था। तो इस संविधान के अंदर विभिन्न देशों से क्या क्या प्रावधान लिए हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिटिश संविधान। तो सबसे पहले ब्रिटिश संविधान से हमारे संविधान के अंदर ये चीज़ ली गई है कि सर्वाधिक, पहला पॉइंट है यही है, सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत का फैसला। अर्थात इसके अंदर जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे देश में कोई भी आम चुनाव होते हैं, उसके अंदर कई पार्टियों के जो जिन्हें चुनाव के लिए टिकट मिलता है पार्टियों से, चाहे किसी भी पार्टी से हो, उनकी जीत का फैसला कैसे होता है। उनकी जीत का फैसला जिस भी प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं अपनी विधानसभा या संसदीय क्षेत्र के अंदर, उसे विजयी माना जाता है। उसे दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो उस विधि को हम प्रथम खंबा पार प्रणाली भी कहते हैं। अर्थात जो सबसे अधिक वोट प्राप्त करेगा जीत उसी की होगी। तो सबसे पहला प्रावधान हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है, तो ये लिया संविधान, क्या नाम है, सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत का फैसला। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, सरकार का संसदीय स्वरूप। तो ये प्रावधान भी हमने ब्रिटिश संविधान से ही लिया है कि हमारे देश की जो सरकार है, जब वो कार्य करने के लिए ज़मीन पर उतरेगी या जब वो अस्तित्व में आएगी, ये बात हो रही है 1950 की, जब तक कि आम चुनाव नहीं हुए थे हमारे देश में। तो एक ऐसी सरकार, एक ऐसा प्रारूप कहें, ढांचा कहें, उपलब्ध करवाना था हमारी शासन व्यवस्था के लिए कि हमारे देश की जो सरकार, चुनी हुई सरकार होगी, उसकी कार्य पद्धति क्या होगी। तो ये प्रावधान भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया था। जो संसदीय स्वरूप आज हम देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है और एक पूरी संसदीय प्रणाली है, ये प्रावधान भी हमने ब्रिटिश संविधान से ही लिया था। अब तीसरे पॉइंट पे बात करें अगर, तो कानून के शासन का विचार। जब देश आज़ाद हुआ, पूरे देश में अस्त व्यस्तता थी, संविधान सभा की बैठकें लगातार चल रही थी, सभी लोग कार्य कर रहे थे। तो सबसे पहला हम लोगों के दिमाग में विचार जो ये आया, जो भी उस टाइम हमारी संविधान सभा के मेंबर थे, उनके दिमाग में ये विचार आया कि कानून के शासन के ऊपर विचार, मतलब कानून की बहाली कैसे होगी, कैसे एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी जहाँ कानून का राज होगा, जंगल राज। जैसे कि देखते हैं ना कि कहीं कोई आदमी कहता है फलाने देश में या फलाने राज्य में तो जंगल राज है, अर्थात वहाँ पर कानून कहीं से कहीं तक क्या नाम है, मौजूद ही नहीं है, उसका पालन नहीं हो रहा। तो ये पॉइंट भी जो है कानून के शासन का विचार, ये प्रावधान भी हमने ब्रिटिश संविधान से ही लिया है। जो कि आज हम देखते हैं कि कानून के नीचे, जैसे कि बात करते हैं ना, एक भारत के अंदर एक आम आदमी से लेकर प्रधानमंत्री सेम कानून के अधीन ही आता है। अगर जो सज़ा मुझे मिलेगी किसी गुनाह के लिए या अपराध के लिए, वही सेम सज़ा हमारे प्रधानमंत्री को भी मिल सकती है अगर वो कोई ऐसा काम करते हैं। तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया था मैंने। तो और लास्ट में जो प्रावधान हमने इनसे लिया है वो ये है कानून निर्माण की विधि। अब कानून का राज्य तो चाहिए था हमें, पर एक विधि भी तो चाहिए थी कि कानून बनेगा कैसे, कानून बनाएगा कौन, कानून कैसे अस्तित्व में आएगा कि वो सभी की विचारों का समावेश से मिलकर बना हो। तो उसके अंदर हम देखते हैं कानून निर्माण की विधि का जो प्रावधान है, ये भी हमने ब्रिटिश संविधान से लिया है। जिसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे देश में राज्यसभा और लोकसभा 2 प्रकार के दोनों सदन है हमारे पास, राज्यसभा भी है, लोकसभा भी है। आमतौर पर देखा जाता है तो हमेशा कोई भी कानून जो होता है वो ज़्यादातर पहले लोकसभा में पास होता है और फिर राज्यसभा में जाता है, जबकि ये ज़रूरी नहीं है। राज्यसभा भी कोई विधेयक पास कर सकती है और फिर वो लोकसभा में पास होकर राष्ट्रपति के पास जा सकता है। पर
जो देखे ट्रेंड जो चलता है या सबसे ज़्यादा देखने को जो मिलता है, सबसे पहले लोकसभा जो है कोई भी विधेयक लाती है जो कानून बनाना चाहते हैं। कानून तो बनता है बाद में, पहले एक विधेयक होता है। वो पहले लोकसभा उस विधेयक को पास करती है, उसके पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क होते हैं। साथ ही लोकसभा जो है जब उसको पास कर देती है तो वो राज्यसभा के पटल पर रखा जाता है। राज्यसभा में भी उसके ऊपर पक्ष और विपक्ष के ऊपर चर्चाएं होती हैं। जो भी पार्टी सत्ता में होती है, माना जाता है कि उसके वोटों के आधार पे ही, उसकी बहुमत के आधार पे ही कानून बनता है। जब वहां से भी वो विधेयक पास हो जाता है राज्यसभा से भी, तो फिर वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाता है। और जब हम देखते हैं कि दोनों सदनों से कानून पास हो चुका है तो 100 में से मान के कह सकते हैं 95 से लेकर 99% जो है वो राष्ट्रपति की भी उसको मंजूरी मिली जाती है। तो ये 3-4 पॉइंट थे जिसके अंदर हमने देखा कि हमने ब्रिटिश संविधान से क्या क्या चीज़ें ली हैं जिनका प्रयोग हमने अपने संविधान में किया है उसको और प्रभावशाली बनाने के लिए। अब बात करते हैं अमेरिका के संविधान की कि ब्रिटिश संविधान की तो बात होगी, अब बात है अमेरिका के संविधान की। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि हमने अमेरिका से क्या क्या प्रावधान लिए हैं जिनका प्रयोग हमने अपने संविधान निर्माण में किया है। मौलिक अधिकारों की सूची, जैसा कि अभी तक क्लास 11th में आ चुके हैं, हम सब क्लास 11th के टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं। तो मौलिक अधिकारों से तो मैं मान के चलता हूँ सारे ही परिचित होंगे, शायद ही कोई इक्का दुक्का हो जिसे ना मालूम हो। तो मौलिक अधिकार के अंदर हम बात करेंगे क्या नाम है, कई तरह के हमें अधिकार मिले हैं, समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये सब जो अधिकार हमें मिले हैं वो अमेरिकन संविधान की तर्ज पे ही मिले हैं, वहीं से ये प्रावधान लिए गए हैं। और वो जो विचार है मौलिक अधिकारों का वो अमेरिका के संविधान से ही हमारे संविधान में लिया गया है। और इसके अंदर हम दूसरा जो प्रावधान लिया गया है वो ये है न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। मतलब मान के चलिए आपने कोई भी केस आपके ऊपर हो जाता है या आप दायर करते हैं क्या नाम है न्यायपालिका के अंदर, कोर्ट के अंदर आप दायर करते हैं। एक कोर्ट से मान के चलिए आपके विपक्ष क्या नाम है आपके अगेंस्ट फैसला आ जाता है, आपके विरोध में फैसला आ जाता है। तो ये नहीं है कि आपको सजा ही हो जाए, उसके बाद आप जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है तो आप फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट का भी चैलेंज कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जो इतनी स्वतंत्रता है या इतना पुनरावलोकन है वो हमें अमेरिकन संविधान के हिसाब से ही, उनके प्रावधान के को देख के ही हमने अपने संविधान के अंदर लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, अब ये मुख्य पॉइंट है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होगी तो देश की शासन व्यवस्था जो है वो अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे जो न्यायालय हैं, जैसे सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश में सबसे बड़ा न्यायालय जो है वो सरकार की मॉनिटरिंग भी करता रहता है। कई मुद्दों पर हम देखते हैं सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल अलग अलग राय होती है। तो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय अपनी बात रखने में इसलिए सक्षम है क्योंकि संविधान के अंदर उसको स्वतंत्रता मिली है। अगर उसको स्वतंत्रता ना होती तो वो बातें अपनी खुलकर नहीं रख पाता, या निष्पक्ष एक किसी को न्याय मिलने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती। तो अमेरिका के संविधान से मुख्यतः हमने इन दो प्रावधानों को अपने संविधान के अंदर लिया है। अब हम बात करते हैं आयरलैंड के संविधान की। आयरलैंड का संविधान से हमने जो लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हैं। अब ऐसा होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अंदर कुछ करे गए ऐसे प्रावधान है जिससे एक राज्य को समाज कल्याण की राह दिखाई गई है कि एक सरकार को कैसे कार्य करना चाहिए, कैसे प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की सुरक्षा करना चाहिए, उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, समानता उसे मिलनी चाहिए, धार्मिक आज़ादी, मतलब हर तरीके का जो समाज कल्याण का कार्य है जो एक सरकार को करना चाहिए वो नीति निर्देशक तत्वों में ही उसका उल्लेख है, जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिया है। तो अब हम बात करते हैं फ्रांस के संविधान की। फ्रांस का संविधान दोस्तों अपने आप में काफ़ी विस्तृत और काफ़ी अच्छा संविधान है। लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है फ्रांस का संविधान। तो जिससे हमने लिया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत। हमारे संविधान के अंदर जो बेसिक प्रावधान है उनके अंदर सबसे ज़्यादा बात करी जाती है स्वतंत्रता की। अगर स्वतंत्र होगा व्यक्ति, उसके पास समानता होगी, आपस में बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो होगा। बंधुत्व का सिद्धांत ये बेसिकली पड़ोसी देशों के लिए है कि मतलब एक मैत्रीपूर्ण संबंध रखने अपने आसपास के देशों के साथ ही स्वतंत्रता और समानता एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब तक स्वतंत्रता और समानता नहीं होगी देश के अंदर, उस देश का विकास सुचारू रूप से नहीं हो सकता।
अब बात करते हैं हम लास्ट में कनाडा के संविधान की। दोस्तों कनाडा का संविधान भी काफ़ी अच्छा संविधान है, जिसके अंदर से हमने एक प्रावधान लिया है जो कि है एक अर्ध संज्ञानात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्र सरकार वाली संज्ञानात्मक व्यवस्था। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दो स्तरों पर सरकारें काम कर रही हैं। केंद्र सरकार जो होती है वो अपेक्षाकृत ज़्यादा स्वतंत्र और ज़्यादा मजबूत, स्वतंत्र तो खैर दोनों ही सरकार होती है, ज़्यादा मजबूत या ज़्यादा संसाधनों पर जिसकी पकड़ है वो केंद्र सरकार। तो हमारे देश में जो शासन व्यवस्था का ये स्वरूप है, जिसके अंदर शक्तिशाली केंद्र और स्वायत्त राज्य भी अपने मर्जी के अनुसार कार्य कर सकते हैं, पर समय समय पर केंद्र सरकार उन्हें कुछ ना कुछ दिशा निर्देश देता रहता है, जिसके हिसाब से वो जन कल्याण के कार्य करते हैं। तो ये प्रावधान जो है एक अर्ध संज्ञानात्मक सरकार का जो स्वरूप है, ये हमने कनाडा के संविधान में की एक काफ़ी अच्छा प्रावधान है हमारे संविधान के लिए। तो जैसे कि हमने देखा, अब इसके अंदर हम देख सकते हैं कि हमारे जो बेसिकली मुख्य प्रावधान जो है वो ब्रिटिश संविधान, अमेरिकन संविधान, आयरलैंड संविधान, फ्रांस के संविधान और कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो आज हमारी जो बातचीत थी वो इसी टॉपिक के ऊपर थी, और आज का एक लास्ट टॉपिक जो बताया उसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। ये लास्ट टॉपिक ही है इस चैप्टर का, तो अब हम उसके ऊपर बात करेंगे। हमारा टॉपिक है लास्ट, संविधान का उद्देश्य, थोड़ा साफ मिले, प्रस्ताव। हाँ दोस्तों, तो एक टॉपिक हमारा चैप्टर में बच गया था जब मैं स्टडी कर रहा था इसकी, तो उस टॉपिक के ऊपर भी बात कर लेते हैं। संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव का उद्देश्य प्रस्ताव। तो इसके अंदर हम बात करते हैं जब हमारा संविधान निर्माण में आया, जब इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि संविधान हमारा ही नहीं, किसी भी देश का संविधान जो है जब वो अस्तित्व में आता है तो उसका उद्देश्य होता है। संविधान को भी अगर हम ना लेकर चलें तो एक जनरली आपसे बात करूँ तो उसके अंदर हम ये देखेंगे कि कोई भी चीज़ है उसका एक उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के आदमी अपने जीवन में शायद ही कोई एक आदि ऐसी चीज़ हो जो करता हो। तो हमारे संविधान का अस्तित्व में आने से पहले भी संविधान के कुछ बेसिक क्या नाम है इसके उद्देश्य थे जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, संविधान के उद्देश्य प्रस्ताव की घोषणा जो थी वो 13 दिसंबर 1946 को की गई। हाँ, तो देखेंगे हम 13 दिसंबर 1946 को संविधान के प्रस्ताव की घोषणा तो कर दी गई थी, उद्देश्य प्रस्ताव की घोषणा तो कर दी थी, पर इसके उद्देश्य प्रस्ताव की घोषणा किसने की थी। तो हम देखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव की जो घोषणा थी वो की थी जवाहर लाल नेहरू जी ने। तो इसका मुख्य कार्य क्या था, यह मुख्य किस विचारधारा के ऊपर ये आश्रित था या क्या विचारधारा इसके पीछे थी, तो ये थी कि ये संविधान के उद्देश्यों को परिभाषित करता है। बेसिक मतलब समझने की बात है, समझ सकते हैं इसको आसानी से। सभी जैसे कि बात ये उद्देश्य प्रस्ताव, तो साफ़ी इस चीज़ से पता चल रहा है कि ये संविधान के जो उद्देश्य हैं उनको ही परिभाषित करेगा कि हमारे संविधान के उद्देश्य क्या थे। तो हमारे संविधान के मुख्य उद्देश्य क्या थे, समानता, स्वतंत्रता,
सामाजिक न्याय, आदि। इसका मेन फोकस इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर था। समानता, जैसे समाज के अंदर सभी के पास जब हम इस संविधान को अमल में लाएंगे तो इस संविधान के अंतर्गत सभी को समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की पूरी आज़ादी मिलेगी। सभी लोग अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए इन बेसिक एलिमेंटों का प्रयोग कर सकेंगे एक बेहतर सामाजिक जीवन के लिए। और इसके अंदर दूसरा था, और इसके अंदर एक चीज़ और थी, मेंशन करी गई थी कि भारत का स्वरूप कैसे होगा। भारत एक, इसके अंदर दर्शाया गया था, भारत एक स्वतंत्र गणराज्य होगा। साथ ही भारत एक स्वतंत्र गणराज्य तो होगा, साथ ही उसकी कुछ विशेषता भी होंगी, जैसे कि वह एक पंथ निरपेक्ष राज्य होगा, वह पंथ निरपेक्ष होगा, सभी को स्वतंत्रता होगी। अब ये स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता सभी प्रकार की, इसको ऐसे कर लेते हैं तो थोड़ा इजी हो जाएगा। स्वतंत्रता सभी प्रकार की, चाहे वो सामाजिक न्याय के लिए हो, कोई भी धर्म चुनने की आज़ादी, किसी भी धर्म का पालन करने की आज़ादी, देश जो है वो पंथ निरपेक्ष होगा। साथ ही साथ इसका जो एक बेसिक था वो संप्रभुत्व होगा। अर्थात संप्रभुत्व मतलब अपने आप में सक्षम होगा, किसी भी भारी शक्ति का उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, अपने अस्तित्व में वो स्वतंत्र और संप्रभुत्व होगा। तो उद्देश्य प्रस्ताव हम समझ ही चुके हैं। इसकी घोषणा 13 दिसंबर 1946 को हुई। इसकी घोषणा जवाहरलाल, ये एक नंबर में भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। इसकी घोषणा जवाहरलाल नेहरू ने की। ये संविधान के उद्देश्यों को क्या नाम है, परिभाषित करता है। साथ ही इसके अंदर बात करी गई है स्वतंत्रता और समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की। और ये एक इसके अंदर ये भी बताया गया कि भारत एक स्वतंत्र गणराज्य होगा जो कि पंथ निरपेक्ष होगा, जहाँ सभी को स्वतंत्रता होगी, और साथ ही वो एक संप्रभुत्व गणराज्य भी होगा जिसके ऊपर किसी भी भारी शक्ति का ना कोई दबाव होगा ना कोई दखल होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 खत्म हो चुका है 11th क्लास का। अब बहुत ही जल्द हम आपके साथ जुड़ेंगे 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस को लेकर, क्योंकि वो भी काफ़ी लेट हो रहा है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो जल्दी मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।